Hello everyone, I'm Neetu. Today I'm discussing with you method of selling securities in primary market and SEBI guidelines for public issue. Before explain the method of selling securities in primary market and SEBI guidelines for public issue, I want to explain the meaning of primary market. The primary market is a financial market where new securities are issued and become available for the trading by an individual or institution. मतलब कि प्राइमरी मार्केट वह प्लेस है और ये फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है और ये सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं ताकि इन सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ कर सकें. The primary market is where companies issue a new security not previously traded on any exchange. प्राइमरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं जो प्रीवियसली किसी एक्सचेंज पे इशू नहीं हुई होती हैं. फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में ही इशू होती हैं वो. A company offers securities to the general public to raise funds to its long-term goals. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपनी जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं और फ्रेश कैपिटल रेज करती हैं इसमें कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. द प्राइमरी मार्केट में ऑल्सो भी कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट. प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वो न्यू शेयर्स को न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं. इन द प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज़ आर डायरेक्टली इशूड बाय कंपनीज टू इन्वेस्टर्स. प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी को डायरेक्टली कंपनी से इन्वेस्टर को इशू किया जा सकता है. सिक्योरिटीज़ आर इशूड आइदर बाय एन इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर. Through an IPO, the company is able to raise funds and investors are able to invest in a company for the first time. इसमें कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इश्यूज कर रही होती है और इन्वेस्टर एबल होते हैं इसमें फर्स्ट टाइम अपने फ्रेश कैपिटल को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. The main source of the company in acquiring money from the general public to finance its projects and the company allows share to the investors in return. मेन पर्पस क्या होता है आईपीओ का? फ्रेश कैपिटल को रेज करना इन्वेस्टर से और उसे अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करना. An FPO is the process by which already listed company offer fresh equity in the company. FPO एक लिस्टेड कंपनीज FPO में लिस्टेड कंपनीज फ्रेश ऑफर करती हैं फ्रेश इक्विटी इन द कंपनी. इसमें क्या होता है कि FPO में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करती है ताकि वो फ्रेश कैपिटल को रेज कर सकें. द प्रोसेस ऑफ FPO स्टार्ट्स आफ्टर एन IPO. इन FPO जो FPO का प्रोसेस है वो IPO के बाद स्टार्ट होता है. इन FPO द कंपनी गोज फॉर फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक विद अ व्यू टू डिवर्सिफाई इट्स इक्विटी बेस. FPO फ्रेश FPO जनरल पब्लिक से फ्रेश कैपिटल रेज करती है विद अ व्यू
to diversify its equity base. A prospectus is offered by the company. इसमें क्या होता है कि prospectus कंपनी के थ्रू ऑफर्ड किया जाता है. Companies use FPO to raise additional funds from the general public. इसमें कंपनीज एडिशनल फंड्स जनरल पब्लिक से रेज करने के पर्पज़ से एफपीओ में अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं. मेथड ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट. देयर आर 5 मेथड्स ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट. First one is public issue or initial public offer for sale, book building, private placement, right issues, method of selling securities in primary market. ये सारे methods हैं selling securities in primary market. Now we will discuss one by one methods of selling securities in primary market. First one is public issues or initial public offer. Under this method, the company issues a prospectus to the general public inviting offers for subscription. इसमें क्या होता है कि इस मेथड में कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनरल पब्लिक को, ताकि वो कंपनी को सब्सक्राइब करे और अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में करें. जो द इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द सिक्योरिटीज़ अप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज़. जो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होता है वो कंपनी की सब्सक्राइब करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं. एडवर्टाइजमेंट आर ऑल्सो इशूड इन द लीडिंग न्यूज़पेपर. कंपनी को ये नेसेसरी होता है, मतलब मैंडेटरी होता है कि वो जो कंपनी की स्टेटमेंट्स हैं उसको किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश कराए. अंडर द कंपनी एक्ट इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू करवाएं और फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कि फाइल अ स्टेटमेंट कंपनी को प्रोस्पेक्टस फाइल करनी पड़ेगी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में. दूसरे शब्दों में कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ प्रोस्पेक्टस के बदले में एक बयान दर्ज करना पड़ेगा. इसके बाद है राइट इश्यूज. नेक्स्ट मेथड इज आर राइट इश्यूज. व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज मोर कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. मतलब कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के थ्रू कैपिटल को रेज करती है तो उसे राइट इश्यूज कहते हैं. इट मे ऑफर द शेयर होल्डर्स मोर शेयर्स एट अ प्राइस डिस्काउंटेड फ्रॉम द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. राइट इश्यूज में क्या होता है कि कंपनी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने शेयर होल्डर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटीज़ को इशू कर देती है और ये सिक्योरिटीज़ प्रो राटा के बेसिस पे ही इशू किए जाते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द राइट इशूज. प्राइवेट प्लेसमेंट. Third method is private placement. In this method, the issuing company sell its securities privately to one or more institutional brokers who in turn sell them to their clients and associates.
प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि अपने सिक्योरिटीज़ को एक और इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स को सेल कर देती है, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को, जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को अपने जो सिक्योरिटीज़ उन्होंने कंपनी से लिए वो फर्दर क्लाइंट्स और एसोसिएट्स को सेल कर सकें। दिस मेथड इज़ क्वाइट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकली। ये मेथड कंपनी के लिए बहुत कन्वीनियंट और इकोनॉमिकली होता है, क्योंकि वो उन्हें अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता प्रोस्पेक्टस पे, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अवेयर करने में उन्हें ज़्यादा ना तो दिक्कत करनी पड़ती है, ना उन्हें ज़्यादा एक्सपेंस उठाना पड़ता है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है यह मेथड। मोर एवर द कंपनी गेट्स द मनी क्विकली, और वो बहुत जल्दी फाइनेंस को रेज़ कर लेते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, क्योंकि उन्हें एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स को ही सेल करना होता है, एक या उससे ज़्यादा। और जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं वो काफ़ी लमसम में सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेते हैं और फर्दर अपने क्लाइंट्स को सेल कर देते हैं। तो इसलिए काफ़ी क्विकली मनी रेज हो जाती है इसमें। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिस्क नहीं होता, जैसे कि जैसे 90% से अगर सब्सक्रिप्शन कम हुई तो पूरी प्रोसेस नल मानी जाएगी। वो वैसे इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई इशू नहीं रहता है। जैसे कि आईपीओ में अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुए तो सब्सक्रिप्शन हुई तो उसमें पूरी प्रोसेस वॉइड मानी जाती है, नल मानी जाती है। बट इसमें वो सब्सक्रिप्शन का कोई इशू नहीं होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट हाउएवर सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन ड्रॉबैक्स। प्राइवेट प्लेसमेंट में और भी ड्रॉबैक्स हैं, जैसे द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंसिस्ट ऑन अ ह्यूज डिस्काउंट्स और अदर कंडीशंस फॉर प्राइवेट परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंडली, इट मे नॉट सेल द सिक्योरिटीज इन द मार्केट बट कीप देम विद इट। मतलब कि इसमें जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं वो एक तो डिस्काउंटेड प्राइस पे सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेते हैं और अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। जब उन सिक्योरिटीज़ की रेट बढ़ जाते हैं तो वो उन्हें सेल कर देते हैं। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाता है कि वो भी अपने जब इनके प्राइस बढ़ सकते थे तब वो सेल कर सकती थी, इसलिए दिस deprives the public a chance to purchase securities of a flourishing company, and there may be concentration of the company's ownership in a few hands. Private placement is very suitable for small issues, particularly for during depression. इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि वो ह्यूज अमाउंट मतलब कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को ब्रोकर्स के हैंड ओवर कर देती हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स को, जिसकी वजह से जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र, क्योंकि एक लिमिट होती है ना कि जैसे 51% से अगर किसी के पास 50% से अबव सिक्योरिटीज़ है, मतलब 51% सिक्योरिटीज़ है, तो उसके पास ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जब कंपनी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स को अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के। और ये सूटेबल होती है स्मॉल और ये प्राइवेट प्लेसमेंट वेरी सूटेबल फॉर स्मॉल इश्यूज़, मतलब स्मॉल इश्यूज़ के लिए बहुत सही रहती है प्राइवेट प्लेसमेंट। Offer for sale. Under this method, the issuing company allots or agrees to allot the security to an
issue houses at an agreed price. ऑफर फॉर सेल में कंपनीज अपने शेयर्स को इशू हाउस को एक एग्रीड प्राइस पे अलॉट कर देती है. द इशू हाउस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन publishes a document called an offer for sale. Issue house को publishes a document. इनको एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है जिसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल. इट ऑफर्स टू द पब्लिक शेयर्स और डिबेंचर फॉर सेल एट अ हायर प्राइस. एप्लीकेशन फॉर्म इज अटैच टू द ऑफर डॉक्यूमेंट. इसके साथ एक एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट भी अटैच होता है. आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन द इशू हाउस renounces the allotment in favor of the application who became direct allottees of the shares or debentures. आफ्टर इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद इशू हाउस the issue houses re-announces the allotment in favor of the application. मतलब कि एप्लीकेशन के फेवर में अलॉटमेंट के थ्रू पेमेंट करती हैं. हु बिकेम द डायरेक्ट अलॉटीज और वे डायरेक्ट अलॉटीज बन जाते हैं ऑफ शेयर्स और डिवेंचर के. दिस मेथड सेव्स द कंपनी फ्रॉम द कॉस्ट ट्रबल ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक. ये कंपनी का काफ़ी कॉस्ट काफ़ी इकोनॉमिकली होती है कि कंपनी के अननेसेसरी एक्सपेंसेस होने से बचाती है और कंपनी को काफ़ी ट्रबल भी नहीं करना पड़ता है इन सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन के थ्रू और डॉक्यूमेंट्री के थ्रू इशूइंग हाउस से और अलॉटमेंट के थ्रू मनी रिसीव कर लेती है. इट एंश्योर्स दैट द होल इशू इज सोल्ड एंड स्टैम्प्ड ड्यूटी पेबल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज सेव्ड. ये इंश्योर करती है कि जो होल सेल हुई है वो एंड स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ये सब सेफ है. बट द एंटायर प्रीमियम रिसीव्ड इज रिटेन बाय द ऑफरर एंड नॉट इशूइंग टू द कंपनी. कि जो एंटायर प्रीमियम है रिसीव्ड इज रिटेन्ड बाय द ऑफरर. कि जो एंटायर प्रीमियम रिसीव्ड है वो रिटेन्ड है बाय द ऑफरर एंड नॉट द इशूइंग कंपनी. बुक बिल्डिंग इज actually a price discovery method. बुक बिल्डिंग एक प्राइस डिस्कवरी मेथड है. इसमें द कंपनी डजंट फिक्स अप अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर द शेयर्स. इसमें कंपनी फिक्स नहीं करती है शेयर्स के प्राइस को, बट इंस्टेड गिव्स अ प्राइस रेंज. फॉर एग्जांपल 80 100. इसमें कंपनी क्या करती है कि एक रेंज दे देती है 100 to 80 80 to 100 इन्वेस्टर को कि वो 80 से 100 तक का प्राइस सेट कर सकते हैं. व्हेन बीडिंग फॉर द शेयर्स इन्वेस्टर्स हैव टू डिसाइड एट विच प्राइस दे वुड लाइक टू बीड फॉर द शेयर्स. और बीडिंग होती है जिसमें इन्वेस्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से प्राइस पे बीडिंग करेंगी. लाइक 80 example like 80 90 100 they can bid for the shares at any price within this range. वो इसी रेंज में बीड कर सकते हैं जो रेंज कंपनी ने उन्हें दी होती है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था 80 और 100 के बीच में. बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स द फाइनल प्राइस इज फिक्स्ड.
डिमांड, जितनी डिमांड होती है और सप्लाई दोनों के अकॉर्डिंग द फाइनल प्राइस इज़ फिक्स्ड, फाइनल प्राइस को सेट किया जाता है। द लोवेस्ट प्राइस इज़ नोन एज द फ्लोर प्राइस लाइक 80। जो लोवेस्ट प्राइस होती है उसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं, और जो हाईएस्ट प्राइस होती है उसको कोई कैप प्राइस बोलते हैं, जैसे कि 100। द प्राइस एट विच द शेयर्स आर अलॉटेड इज़ नोन एज कट ऑफ प्राइस। जो प्राइस अलॉटेड किया जाता है, मतलब फिक्स करते हैं बिड होने के बाद, उसे कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। द एंटायर प्रोसेस बिगन्स विद द सिलेक्शंस ऑफ द लीड मैनेजर। जो एंटायर प्रोसेस होता है वो, जो बुक बिल्डिंग का एंटायर प्रोसेस होता है वो लीड मैनेजर के थ्रू होता है। एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और whose job is to bring the issue to the public. The both lead manager and the issuing company fix the price range। जो दोनों लीड मैनेजर एंड द इशूइंग कंपनी दोनों मिलकर एक प्राइस को सेट करते हैं। नेक्स्ट, syndicate members are hired to obtain bids from the investor। एक syndicate member को हायर करते हैं फॉर obtain द, मतलब कि बोली के लिए, बिड्स के लिए, फ्रॉम द इन्वेस्टर के थ्रू। द नॉर्मली द इशू इज़ केप्ट ओपन फॉर 5 days। ये 5 दिन के लिए ओपन रहता है। Once the offer period is over, the lead manager and issuing company fix the price at which the shares are sold to the investor। जब बिड पूरी हो जाती है उसके बाद लीडिंग मैनेजर और इशूइंग कंपनी एक प्राइस को सेट कर देती है जो इन्वेस्टर को उस प्राइस में सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं। इफ़ द इशू प्राइस इज़ लेस देन द कैप प्राइस, अगर जो इशू प्राइस, जिस प्राइस पे इशू कर देती है सिक्योरिटीज़ को कंपनी, अगर वो लेस देन द कैप प्राइस से कम होती है, तो द इन्वेस्टर्स हु बीड एट द कैप प्राइस विल गेट अ रिफंड। तो इन्वेस्टर को रिफंड मिल जाता है। दोज हु बीड एट द फ्लोर प्राइस, जिसने फ्लोर प्राइस पे बिड किया होता है, विल एंड अप पेइंग द एडिशनल, उसे एडिशनल अमाउंट पे करके बंद कर देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेबी गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इश्यूज। If any company want to issue public securities in a market, they have to follow these guidelines. First one, merchant banker must be appointed to look whole prospectus। एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करा जाता है ताकि वो पूरे प्रोस्पेक्टस में जितनी भी स्टेटमेंट्स को लिखी गई हैं उसको चेक करने के लिए। और प्रोस्पेक्टस सेकंड गाइडलाइंस इज प्रोस्पेक्टस विल बी ड्राफ्ट बाय मर्चेंट बैंक विद द हेल्प ऑफ कंपनी की हेल्प से मर्चेंट बैंकर प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करेगा। थर्ड इज, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्चेंट बैंकर ऑल मटीरियल फैक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस। ये मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी मटीरियल फैक्ट्स हैं कंपनी की पूरी स्टेटमेंट्स जितने भी डिस्क्लोज प्रोस्पेक्टस में उसे करने पड़ेंगे, उसका ध्यान वो मर्चेंट बैंकर रखेगा। ये मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी एडवर्टाइज इन 2 और मोर नेशनल लेवल न्यूज़पेपर लाइक, मतलब कि जो प्रोस्पेक्टस है उसको 2 नेशनल लेवल
जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं 2 नेशनल लेवल न्यूज़पेपर में, वो एडवर्टाइज़ करवाएगा। उसमें कंपनी का नेम ऑफ द प्रमोटर्स कि हाउ मैनी डेज सेल आर वैलिड और कंपनी आर वर्किंग फॉर हाउ मैनी डेज। और उस न्यूज़पेपर में वो प्रोस्पेक्टस के बारे में, जैसे कि कंपनी का नेम, प्रमोटर्स का नेम, कंपनी कितने दिन तक सेल और परचेज़ करेगी, कब कितने दिन तक सिक्योरिटीज़ की से ट्रेडिंग वैलिड है, कंपनी कितने टाइम तक चलेगी, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेगा। ये मर्चेंट बैंकर की ड्यूटी है। द ऑफर नेक्स्ट इज द ऑफर शुड बी ओपन और वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 days। ये पब्लिक इश्यूज़ के लिए सेलिंग और ये ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटीज़ 3 दिन के लिए ओपन रहेंगी और मैक्सिमम 7 days के लिए, बट 3 days के लिए ये मिनिमम टाइम है। अब हम डिस्कस करेंगे सेबी गाइडलाइंस फॉर अनलिस्टेड शेयर के लिए। जो किसी अनलिस्टेड, देखिए अनलिस्टेड कंपनीज, सेबी गाइडलाइंस फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज का मतलब होता है वह कंपनी विच आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। तो इनके लिए क्या होता है कि द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी शुड बी एटलीस्ट ₹1 crore कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द लास्ट 3 years पीरियड। इसमें कंपनी की जो नेट वर्थ है वो कम से कम 1 crore होनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली लास्ट 3 years। मतलब पिछले 3 सालों में कंपनी की नेट वर्थ 1 crore होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2020 में और उनकी 1 crore होनी चाहिए, 2019 में भी 1 crore होनी चाहिए और 2018 में भी कंपनी की नेट वर्थ 1 crore होनी चाहिए, और भी कॉन्टिन्यूसली पिछले 3 सालों में। द कंपनी मस्ट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ड्यूरिंग एटलीस्ट 3 years पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट 5 year पीरियड। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 3 साल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया हो। नेक्स्ट, द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू नेट वर्थ साइज। मतलब कि इसमें प्रमोटर्स का ये पोस्ट इशू नेटवर्थ साइज 20%, पोस्ट इशू नेटवर्थ साइज का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन प्रमोटर्स का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नेटवर्थ साइज 5 लाख है तो उसका 20% जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन 20% जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रमोटर्स का होगा, प्रमोटर्स को कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। द प्रमोटर मस्ट ब्रेक्स हिज टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 1 day बिफोर सच इशू। अपने पब्लिक इशू से पहले ही जितने भी प्रमोटर्स हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन का 20% जो नेटवर्थ साइज का है वो कंट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में ही एक दिन पहले ही। पब्लिक इशू करने से पहले, पब्लिक इश्यूज़ को इशू करने से एक दिन पहले प्रमोटर्स अपनी अमाउंट को ब्रेक्स कर लेंगे कि कौन प्रमोटर कितना इन्वेस्ट करेगा। The promoter's contribution should be locked in for period of 3 years।
इसका मतलब है कि कोई भी जो प्रमोटर्स जितनी भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा उसका 3 साल के लिए वो पैसा लॉक्ड हो जाएगा। वो उस पैसे को नहीं निकलवा सकता 3 साल से पहले। बट इसमें अगर कोई भी प्रमोटर्स 20% मतलब कि अगर एक प्रमोटर्स मिलके 20% कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाता है। बट अगर प्रमोटर्स 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो जो एडिशनल अमाउंट है वो 3 साल के लिए लॉक्ड नहीं होती है। वो ओनली 1 ईयर के लिए लॉक्ड रहती है। उसके बाद वो जो उनकी अमाउंट है वो निकाल सकते हैं जो अबव अमाउंट है। The post issue net worth size should not exceed 5 times the value of its pre-issue net worth size। कंपनी की इसका मतलब है कंपनी की जो भी प्री इशू नेट वर्थ साइज हो उसका 5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका पोस्ट इशू 5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स प्री इशू एंड पोस्ट इशू में 5 गुने का ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि प्री इशू एंड पोस्ट इशू में 5 गुना से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। सेबी गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड कंपनी। जो कंपनी लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में और वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कराना चाहती है टू द जनरल पब्लिक और वो पब्लिक इश्यूज करना चाहती है तो उसके लिए सिर्फ एक ही गाइडलाइंस होती है। जैसे कंपनी हैव टू फॉलो only one guidelines like the post issue net worth size should not exceed 5 times the value of its pre-issue of net worth size। मतलब कि पोस्ट इशू नेटवर्थ साइज 5 गुनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्री इशू नेटवर्थ साइज से। सेबी गाइडलाइंस फॉर अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब इसमें क्या है कि जब कोई कंपनी चाहे वो लिस्टेड हो और चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी से हो वो अपनी पहली जो हमने पहले सेबी गाइडलाइंस लाइक लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के बारे में डिस्कस किया वो फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाती हैं तो वो भी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में इशू करवा सकती हैं। बट उनको ये कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। जैसे ये कंपनी और देखिए कोई कंपनी है जो चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी है अपनी ये सेबी गाइडलाइंस की जो पब्लिक वो सेबी गाइडलाइंस फॉर अनलिस्टेड कंपनी और सेबी गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड कंपनी की जो नॉर्म्स थे वो फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाती हैं और फिर भी वो अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को पब्लिक इश्यूज़ करना चाहती हैं तो वो इशू कर सकती हैं। बट उन्हें ये 4 कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा उसके बाद वो इशू कर सकती हैं। जैसे हु कंपनी विच फॉल्स टू फिल सेबी गाइडलाइंस ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी कैन इशू द shares but have to follow these norms। First one is the issue shall be made through the book building process already declared that fixed price method will not be adopted। मतलब कि कंपनी ओनली बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू अपने शेयर्स को इशू कर सकती है अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। एक और मेथड होता है जैसे कि फिक्स्ड प्राइस मेथड। कंपनी वो मेथड अडॉप्ट नहीं करेगी। कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू ही अपनी शेयर्स के और सिक्योरिटीज़ को इशू करवा सकती है। द मिनिमम पोस्ट इशू वैल्यू शुड बी एटलीस्ट ₹10 करोड़ और मोर। जो
पोस्ट इश्यू की वैल्यू होती है वो कंपनी की एटलीस्ट 10 करोड़ होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट एटलीस्ट 10 करोड़ तो होनी ही चाहिए। द minimum 50% or more of sales must be issued to QIBS, मतलब कि मिनिमम कम से कम 50% और मोर सेल्स मस्ट बी इशूड, सिक्योरिटीज़ इशू करी जाएंगी क्विप्स को। क्विप्स का फुल फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, कि मतलब 50% और इससे ज़्यादा सिक्योरिटीज़ सेल करी जाएंगी क्विप्स को। थैंक यू।